जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए पेपर 2 एसएसटी। अगर आपने लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग इसमें यूपी एससीईआरटी बुकों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 6 के भूगोल को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 भूगोल के 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। उसी के आधार पे हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 क्लास 6 भूगोल का एमसीक्यू कर लिया है। आज पार्ट दूसरा है जिसका एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये सभी बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक से एडवांस हम लोग चलने वाले हैं। सभी क्लास 6 के हैं। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि यूपी बोर्ड क्लास 6 भूगोल के किताब पाठ 2 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न ये है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। आपके सामने 4 विकल्प है: 8 मिनट 19 सेकेंड, 1 मिनट 25 सेकेंड, या फिर 50 सेकेंड, या फिर 3 मिनट। तो सही आंसर है मेरे भाई विकल्प बी, यानी दूसरा राइट आंसर है। 1 मिनट 25 सेकेंड चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। इस आपने पढ़ा था कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लेता है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? तो ध्यान से समझिए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है। देखिए, उपग्रह है। देखिए, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह और एक प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, और प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये बात आप जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जिसमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक है ना? तो अब चूंकि जो चंद्रमा है वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है मेरे भाई, इसलिए चंद्रमा ग्रह हुआ और सूर्य क्या है? तारा है, और उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है ना? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर मेरे भाई। तो जो सूर्य की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसका जो प्रकाश मात्र है 1 मिनट 25 सेकंड में ही पहुंच जाता है। कहाँ? पृथ्वी पर। बात क्लियर हो रहा है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? हम पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग, एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं? विकल्प है, ए कह रहा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है। विकल्प दूसरा कह रहा है, यानी बी कह रहा है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। और विकल्प सी कह रहा है क्योंकि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग समान है। और डी कह रहा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा नहीं करता है। तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं विकल्प सी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग समान होती है मेरे भाई। इसलिए आपका जो राइट आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी जो घूर्णन है वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर, जिसे घूर्णन कहते हैं, वह 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। इतने ही समय में पृथ्वी का एक चक्कर यानी परिक्रमण भी पूरा करता है। इसी कारण हम सदैव चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों तक इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि आप सच में यूपी टेट क्वालिफाई करके एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं मेरे भाई, तो इस चैनल से जुड़िए और आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आइए, तीसरा प्रश्न है, चंद्रमा की सटीक अवधि क्या है? चंद्रमास की जो है अवधि है वो सही अवधि क्या है? बात समझ में आ रहा है? चंद्रमास कितने समय में पूरा होता है? एक चंद्रमास कितने दिन का होता है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए कह रहा है 27 दिन 8 घंटे, विकल्प बी कह रहा है 30 दिन, विकल्प सी कह रहा है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, और विकल्प डी कह रहा है 28 दिन। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करिए।
देखिए भाई, सही विकल्प जो इसका होगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट राइट आंसर है आपका प्रश्न संख्या तीसरे का। ठीक है ना। यानी चंद्रमा का जो चांद्रमास होता है वो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का होता है। देखिए, पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी परिक्रमा करने पर पुनः उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं, और एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने की इस अवधि को ही हम चांद्रमास कहते हैं। आपको समझ आ रहा है चंद्रमास क्या होता है? तो जब चंद्रमा एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के अवधि को अब पूरा करता है, इसी एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच के टाइम को हम चंद्रमास कहते हैं। और एक टाइम कितने दिन का होता है मेरे भाई? तो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का होता है। बात समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रमा की कलाओं के संदर्भ में शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? आप सभी जानते होंगे मेरे भाई कि पक्ष दो प्रकार के होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आपसे कह रहा है कि चंद्रमा की कलाओं के संदर्भ में शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? विकल्प ए कह रहा है कि पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय चांद शुक्ल पक्ष होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक का बढ़ता चंद्रमा, या फिर जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, या फिर जब चंद्रमा थाली जैसा गोल होता है तब शुक्ल पक्ष होता है मेरे भाई। तो सही विकल्प आपको बताना है, चार विकल्प हैं। देखिए, इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक का बढ़ता चंद्रमा जो होता है वही शुक्ल पक्ष कहलाता है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अमावस्या के बाद जब चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बढ़ना शुरू होता है तो उस 15 दिन के पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और इसके विपरीत पूर्णिमा से अमावस्या तक के घटते चंद्रमा के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो पक्ष दो प्रकार के होते हैं। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये बात समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? यानी आधा। विकल्प ए कह रहा है आधा, यानी 1/2। ठीक है। विकल्प बी कह रहा है बराबर। विकल्प सी कह रहा है छठवां भाग यानी 1/6, और विकल्प डी कह रहा है कि 10वां भाग यानी 1/10। तो राइट आंसर आपको बताना है मेरे भाई कि सही विकल्प क्या होगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी होगा, यानी छठवां भाग। देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में छठवां भाग होता है, यानी 1/6 होता है। बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, होता क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में मात्र छठवां भाग है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप पृथ्वी पर 1 फुट की ऊंचाई पर छलांग लगाते हैं तो वहीं आप चंद्रमा पर आप 6 गुना ऊंचाई छलांग लगा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप धरती पे हैं और आप 1 फुट ऊपर उछल रहे हैं, वही कंडीशन, वही छलांग यदि आप चंद्रमा पे लगाएंगे मेरे भाई तो आप 6 फुट छलांग लगा सकते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे। तो आपको समझ आ रहा होगा, राइट आंसर है 1/6 यानी छठवां भाग गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर होता है। बात समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? जो चंद्रमा का व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? आधा, 1/3, 1/4 या 1/5वां हिस्सा जो है वो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग है। तो अब आपको सही विकल्प बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, इसका सही विकल्प होगा मेरे भाई विकल्प सी हो जाएगा, यानी 1/4 जो है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग है। मतलब ये हुआ कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। आकार में छोटा होने के बावजूद यह हमें बड़ा और चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत निकट है। बात क्लियर हो रहा है? अगला प्रश्न है आपके सामने, जो सेजगी है, सेजगी की स्थिति से क्या तात्पर्य है? अब आपको बताना है कि सेजगी की स्थिति से क्या तात्पर्य है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण हो, या विकल्प बी कह रहा है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। विकल्प सी कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर हो, और विकल्प डी कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो। अब आपको बताना है राइट आंसर क्या है। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी हो जाएगा, यानी जब सूर्य
पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो वही सेजगी की स्थिति है। बात समझ में आ रहा है आपको? देखिए है क्या, खगोल विज्ञान में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो इस स्थिति को हम सेजगी कहा करते हैं, मतलब सेजगी कहा जाता है। यह स्थिति दो प्रकार की होती है, एक का नाम है युति और दूसरे का नाम है वियुति। युति क्या है? अमावस्या के समय में युति होता है और पूर्णिमा के समय में वियुति होता है। इस स्थिति में ग्रहण लगने की संभावना होती है। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ चले तो मेरे भाई अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के बारे में, और कह रहा है कि सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? क्या वह पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को होता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है, या कभी भी हो सकता है? तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और दिन में होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, रात में होता है। आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चूंकि चंद्रमा का अंधकार वाला भाग पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए यह स्थिति हमेशा अमावस्या को ही बनती है। हालांकि चंद्रमा के कक्षा तल में झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? बताइए। मतलब चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो विकल्प बी ठीक हो जाएगा आपका, यानी लूना 9। ठीक है ना? लूना जो 9 है वह सोवियत संघ का है। ध्यान रखिए, सोवियत संघ का लूना 9 पहला ऐसा अंतरिक्ष यान था जिसने 1966 में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ध्यान रखिएगा, कौन सी लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उसके बाद अपोलो 11 वह यान था जिससे पहली बार इंसान, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरे थे। ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है कि चंद्रमा अपनी कलाओं के दौरान जब हंसिया जैसा दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब चंद्रमा अपनी कलाएं समझ रहे हैं, छोटा होना, फिर उससे छोटा होना, या फिर बढ़ते क्रम का होना, या फिर घटते क्रम का होना, अलग अलग आकृति होना हर दिन, इसे चंद्रमा की कला कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब चंद्रमा हंसिए जैसा आपको दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है ना, हंसिए के आकार का, तो ऐसा दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, उसे क्रिसेंट कहते हैं। क्रिसेंट कहते हैं उसे, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? क्रिसेंट कहते हैं। अमावस्या के ठीक बाद या पूर्णिमा के ठीक पहले जब चंद्रमा का बहुत छोटा और पतला हिस्सा चमकता है जो हंसिए या नाखून जैसा दिखता है, तो उसे क्रिसेंट यानी बाल चंद्र कहा जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, या फिर 4 लाख किलोमीटर, या फिर 1,50,000 किलोमीटर? बताइए। ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है? तो मेरे भाई चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण है निम्न गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना? देखिए चंद्रमा का आकार छोटा है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बहुत कम, यानी पृथ्वी का 6वां हिस्सा है। इस कम गुरुत्वाकर्षण के कारण यह गैस के अणुओं को रोक कर नहीं रख पाता, जिससे क्या होता है कि वहाँ वायुमंडल का अभाव है। इसी कारण चंद्रमा पर आवाज़ सुनाई नहीं देती और वहाँ दिन रात के तापमान में भारी अंतर होता है। रात में अचानक से तापमान घट जाएगा, दिन में अचानक से बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आइए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर दिन और रात में तापमान में बहुत अधिक अंतर होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए अभी आपने समझा कि चंद्रमा पर तापमान में अंतर होने का मुख्य कारण है वो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए है क्या, वायुमंडल न होने के कारण
चंद्रमा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे दिन का तापमान लगभग 125 पहुंच जाता है और रात में माइनस में 180 तक चला जाता है गिर के। बात समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, पेरिजी और एपोगी स्थितियों का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका संबंध है चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से। किससे है मेरे भाई? चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से। बात समझ में आ रहा है? देखिए, होता क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे पेरिजी यानी भू समीपक कहते हैं, और जब वह सबसे दूर होता है तो उसे एपोगी यानी भू दूरक कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर क्रेटर बनने का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए। ये सभी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के क्लास 6 भूगोल के पाठ दूसरे से लिया गया। सभी पाठ सेकंड में आपके देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की सतह पर जो क्रेटर बनता है उसका प्राथमिक कारण क्या है? तो मेरे भाई, उल्का पिंडों का चंद्रमा की सतह से टकराना ही क्रेटर बनने का कारण है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा पर किस महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज की थी? बताइए। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जल के अणुओं और H20 की मौजूदगी का खोज किया था कौन? चंद्रयान-1। 2008 में भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ और पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि करके विश्व को चौंका दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड लेता है तो इसका अर्थ है कि वह हमसे कितना दूर है? बताइए। तो देखिए मेरे भाई, वह हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है ना? समझ आ रहा है आपको? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा के संदर्भ में युति की स्थिति कब बनती है? तो देखिए, चंद्रमा के संबंध में युति की स्थिति विकल्प ए ठीक हो जाएगा, यानी जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की एक ओर होते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, यानी यह स्थिति अमावस्या को बनती है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, चंद्रमा की चट्टानें पृथ्वी की तुलना में कैसी है? बहुत नरम और उपजाऊ, बहुत पुरानी और शुष्क, जलवायु की राख से बनी, लोहे से भरपूर। तो देखिए मेरे भाई, यह बहुत पुरानी और शुष्क, पानी रहित है चंद्रमा की स्थिति। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है? बताइए। देखिए, अंतरिक्ष से देखने पे आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके। ठीक है ना? तो विकल्प बी आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर दिन के समय आकाश काला दिखाई देने का क्या कारण है? चंद्रमा की सतह पर दिन के समय आकाश काला दिखाई देने की क्या कारण है? तो मेरे भाई, विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी वायुमंडल का अभाव जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का रंग कभी कभी गहरा लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से छन कर आने वाले लाल प्रकाश के कारण। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, ब्लू मून की घटना का वैज्ञानिक आधार क्या है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तभी क्या होता है? ब्लू मून की घटना होती है। अगला प्रश्न है, सीजगी और वियुति की स्थिति किस दिन बनती है? तो कब बनता है मेरे भाई? तो यह बनता है पूर्णिमा को। कब बनता है? पूर्णिमा को। प्रश्न ये कह रहा है कि चंद्रमा की परिक्रमा कक्षा पृथ्वी की कक्षा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी होगा, यानी 5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना मेरे भाई? 5 डिग्री का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अब आपको पढ़ना है और बताना है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है।
चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय से अधिक है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका कारण है। सॉरी, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। कथन कह रहा है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं, कथन है। कारण कह रहा है कि ऐसा हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। अब 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प इसका सी सही हो जाता है, यानी ए सही है, मतलब कथन सही है लेकिन कारण उसका गलत है। ठीक है ना, कथन तो ठीक है लेकिन कारण क्या है, गलत है। क्यों गलत है? देखिए, एक कथन बिल्कुल सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण का समय लगभग बराबर है, न कि कम या अधिक। इसी समानता के कारण ही हम हमेशा एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संदर्भ में सूर्य ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब कथन है आपके सामने, देखिए कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। दूसरा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। तीसरा है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित होता है क्योंकि चंद्रमा की रोशनी को रोक देता है। तो देखिए मेरे भाई, इसका विकल्प उपरोक्त, अब पूछ रहा है आपसे कि उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। असत्य कथन आपको बताने हैं कि कौन से कथन असत्य हैं, बताइए। देखिए, इसका जो प्रश्न का सही विकल्प है वो विकल्प बी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा कथन असत्य है। अब चूंकि हमको सही कथन का चयन करना है तो विकल्प बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की कलाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चंद्रमा की कलाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए मेरे भाई, इसका असत्य जो कथन है वो विकल्प सी हो जाएगा, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, यही कथन असत्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाले कथन ये हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है जो गैस के अणुओं को रोकने में सक्षम नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, 4 विकल्प है जिसमें विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी ए और आर दोनों बात सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए, युति अमावस्या को, ये बात बिल्कुल ठीक है। वियुति पूर्णिमा को होती है, ये भी बात ठीक है। शांति का सागर चंद्रमा की सतह को कहते हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन चंद्र ग्रहण चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी गलत है। और चूंकि गलत विकल्प कह रहा है तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहे आपके वो सभी प्रश्न जिन्हें यूपी टेट में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने आप तक आसानी से पहुंच जाए। बाकी साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।